बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना काम जो है ये कवर अप कर रहे होंगे। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ अ फंक्शन, जिसमें हम फंक्शंस को स्टडी करेंगे और फंक्शंस की लिमिटिंग वैल्यू को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये स्टडी करते हैं कि फ़ंक्शन जो है ये क्या होते हैं और ये किस तरह से हमारी डेली यूज़ में आते हैं। द टर्म फंक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन लिबनाइज टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर, यानी एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर किस तरह से डिपेंड कर रही है, इस डिपेंडेंसी को शो करने के लिए उसने फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया लेबनाइज ने। द फॉलोइंग एग्जांपल्स इलस्ट्रेट्स हाउ दिस टर्म इज यूज्ड। एरिया ऑफ अ स्क्वायर depends on one of its sides x by the formula a is equal to x square। यहाँ पर देखें, हमारे पास जो a एरिया है वो डिपेंड कर रहा है x साइड पर। x साइड पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है, यानी जैसे जैसे यहाँ पर साइड चेंज होगी वैसे वैसे हमारे पास हमारा एरिया चेंज होता जाएगा। अगर हमारे पास साइड x यानी इज़ इक्वल टू 3 होगी तो हमारे पास एरिया भी उसी फॉर्मेशन से अपनी वैल्यू को चेंज कर लेगा। अगर हमारे पास साइड इज़ इक्वल टू हो 4 तो हमारे पास एरिया इज़ इक्वल टू हो जाएगा 16। तो जिस तरह से हम x की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे ही a चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो एरिया है वो डिपेंड करता है अपनी साइड x पर। तो इस डिपेंडेंसी में अगर हम टू वेरिएबल्स को ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो ये हमारे पास हमारा फंक्शन बन जाएगा। द वॉल्यूम v ऑफ अ स्फीयर डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस r by the formula v is equal to 4/3 pi r cube। यानी अब जैसे जैसे यहाँ पर भी रेडियस चेंज होगा हमारे स्फीयर का वॉल्यूम भी चेंज होता रहेगा। सो वी से दैट v इज़ अ फंक्शन ऑफ r, यानी जिस वेरिएबल पर डिपेंड हो रहा होगा उसी वेरिएबल का ही वो फंक्शन होगा। जैसे ऊपर a इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है ये हमारे पास इन x वेरिएबल फंक्शन है और जो नीचे वाली इक्वेशन है v इज़ इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब ये हमारे पास इन r वेरिएबल फंक्शन है। अब स्पेसिफाइड डेफिनेशन है हमारे पास फंक्शन की। अ फंक्शन इज़ अ रूल और कोरस्पॉन्डेंस, यानी ये रूल है और कोरस्पॉन्डेंस है यानी तहरीर है, रिलेटेड टू सेट्स इन सच अ वे that each element in the first corresponds to one and only one element in the second set। यानी जो हमारे पास फर्स्ट सेट है वो सेकंड वाले सेट का एक कम अज़ कम एक एलिमेंट जो है वो कोरस्पाउंड करता हो। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन को मज़ीद आपको अंडरस्टैंड करवाती हूँ नोट्स में। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक फंक्शन है f और ये वेरिएबल x पर डिपेंड होता है और इस सारे ऑपरेटर के बाद मेरे पास जो रिज़ल्ट आता है मैं वो लेट करती हूँ कि वो मेरे पास y है और हम इसे इमेज भी बोलते हैं, y को इमेज भी बोलते हैं। हमारे पास ये एक सेट है, ये वाला सेट सपोज करें इसके एलिमेंट्स हैं x1 x2 और दूसरा मेरे पास ये सेट है इमेज के लिए जिसके एलिमेंट्स मैं सपोज करती हूँ कि वो है मेरे पास y1 y2 y3। अब ये देखें f हमारे पास क्या है, यानी ये फंक्शन किस तरह से ऑपरेट करता है। इसे हम कहते हैं डोमेन और इसे हम कहते हैं रेंज।
अब एक फंक्शन ये कंसीडर करें कि ये पुल की तरह काम करता है। एक एलिमेंट इसने लेना है फर्स्ट सेट से और जिसकी इमेज बनती है सेकंड सेट से, यानी ये दो सेट के दरमियान की एक कोरस्पॉन्डेंस है हमारे पास। यानी अगर f जो है वो इस x1 पे ऑपरेट करें, यानी ये सारा प्रोसीजर जो भी f क्या है, एक प्रोसीजर है। आप इसको मशीन कंसीडर कर सकते हो। यानी अगर हम f को ये टू सेट्स के दरमियान हमारे पास कोरस्पॉन्डेंस होती है, राइट। Thus, a square of a given side has only one area। यानी हमारे पास जो ये वैल्यू फार्मूला में लिखी हुई है a इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब x की एक ही वैल्यू के लिए वो हमारे पास एक ही एरिया ऑर्गेनाइज करवाएगी। इसी तरह जो सेकंड वाला नंबर है हमारे पास, अ स्फीयर ऑफ अ गिवन रेडियस हैज़ ओनली वन वॉल्यूम, यानी r की कोई एक वैल्यू के लिए हमें हमेशा वॉल्यूम भी एक ही मिलेगा, दो वॉल्यूम नहीं मिल सकते। कोरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू के लिए हमारे पास रिजल्ट में एक वैल्यू आ रही है। डेफिनेशन हमारे पास एक और डोमेन और रेंज फॉर्म में फंक्शन की अवेलेबल है। अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई, यानी ऑर्गेनाइज फॉर्म में हमारे पास अब दोनों सेट्स के नेम हैं। फर्स्ट वाले सेट का नेम एक्स और सेकंड वाले सेट का नेम वाई। इज़ अ रूल और कोरस्पॉन्डेंस, अब ये रूल और कोरस्पॉन्डेंस क्या है, फंक्शन की स्टेटमेंट है कि फंक्शन किस टाइप का है जिसके अकॉर्डिंगली हमने रूल अप्लाई करना है। जैसे एग्जांपल में आपको मैंने बताया था एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक आर्बिट्ररी एग्जांपल अभी दी मैंने आपको। तो क्या किया, हमारे पास जो ऑपरेटर है या जो रूल है वो ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यदि सॉरी आपको वही अभी प्रीवियस डाटा के मुताबिक बताऊं, ये जो हमारे पास वेरिएबल है डोमेन का नंबर, इस पे ऑपरेटर हमने अप्लाई करना है, यानी उसी का स्क्वायर जो है वो सॉल्व कर देना है, तो वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। अगर सिमिलरली देखें ज़रा, अगर हमारे पास हमारा ऑपरेटर इस तरह से हो कि वो एक्स क्यूब में हो, तो हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट का रूल जो है वो चेंज हो जाएगा। अब रूल क्या है कि हमारे पास डोमेन के नंबर का क्यूब बनेगा एफ की इमेज। तो इस तरह से जैसा फंक्शन का रूल हमें गिवन होगा वैसे ही हमने उसमें चेंजिंग जो है वो अप्लाई करनी है। That assigns to each element x in capital X a unique element y in y, यानी एक नया और बिल्कुल मुनफरिद एलिमेंट जो है वो कैपिटल y का एलिमेंट इसकी इमेज के तौर पे आना चाहिए। दिस सेट x इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ f, द सेट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स y in y इज कॉल्ड द रेंज ऑफ f, यानी जो भी इमेज हमारे पास आएगी वो हमारे पास तमाम इमेज की कलेक्शन जो है वो रेंज बनेगी, राइट। ये ऑब्जेक्टिव टाइप, ये भी एमसीक्यूज हो सकते हैं आपके, तो इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने लर्न करना है। ये देखें, ये कंप्यूटर की डेफिनेशन से फंक्शन की जो है वो एक्सटेंशन है हमारे पास। A function can be taught as a computing machine f that takes as input x, operates on it, यानी x को as इनपुट जो है वो ऑपरेट करे अपने अंदर। ये यहाँ पे जो भी फंक्शन का रूल है वो उसके अकॉर्डिंगली x वेरिएबल को ऑपरेट करे।
एंड प्रोड्यूसेस इज एग्जैक्टली वन आउटपुट ऑफ एफ ऑफ एक्स, और फिर ऑपरेट करने के बाद हमारे पास एक आउटपुट हमें दे जिसे हम एफ ऑफ एक्स के नाम से इंट्रोड्यूस करवाएं। दिस आउटपुट एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स और इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ, यानी हम उसे इमेज भी बोल सकते हैं और आउटपुट भी बोल सकते हैं। ज़्यादातर इमेज ही वर्ड हम यूज़ कर रहे होते हैं। The output f of x is denoted by a single letter say y and we write y is equal to f of x, यानी हम f of x यानी इमेज को y हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं एज़ कम्पेयर टू एफ ऑफ एक्स, यानी ज़्यादा सिंपल नोटेशन में जब हम फर्दर हाई फाई क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हम एफ ऑफ एक्स की बजाय हम y को ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं अपनी टर्म्स कंडीशंस में। फंक्शन जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं हम इस तरह से कि हमने अगर फंक्शंस को लेट करना है तो हम इस तरह की नोटेशंस में लेट करते हैं, स्मॉल एफ जी एच और कैपिटल एफ जी एच। इनके अलावा भी हम जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं उन्हें यूज़ करके फंक्शंस को लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक और ऑर्गेनाइज्ड डेफिनेशन है हमारे पास। If a variable x depends on a variable x, if a variable y, यहाँ से if a variable y depends on a variable x in such a way that each value of x determines exactly one value of y, then we say that y is a function of x, यानी x अपनी इमेज में exactly one element दे तो हम कहते हैं y is a function of x. Swiss mathematician Euler invented a symbolic way to write the statement y is a function of x as y is equal to f of x, यानी हमारे पास फंक्शन को इंट्रोड्यूस किसने करवाया, लेबनाइज ने, और इसकी नोटेशन हमें किसने दी, स्विस मैथमेटिशियन एलर ने। और लेबनाइज जो था वो जर्मन मैथमेटिशियन था। ओके जी, ये हमारे पास इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस हो गई फंक्शंस की। अब हम पढ़ते हैं कि फंक्शन हमारे पास किस किस टाइप्स के होते हैं। आप इन तीन डेफिनेशन में से कोई सी भी एक डेफिनेशन को अच्छे से मेमोराइज़ कर लीजिएगा, चाहे तो ये वाली डेफिनेशन मेमोराइज़ कर लीजिएगा यहाँ तक, और चाहे तो ये वाली डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, राइट। आई थिंक सो ज़्यादा बेटर ये वाली डेफिनेशन है, तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा। ये ऊपर भी हमारे पास ये भी फंक्शन की डेफिनेशन है यहाँ तक, आप इसको यहाँ तक भी याद कर सकते हो। और ये याद कीजिएगा, ये एमसीक्यूज़ में छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। अब हम इन्हीं वेरिएबल एक्स और वाई को कुछ डिफरेंट नेम दे के इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि हम इन्हें फर्दर कैसे यूज़ कर सकते हैं इन ओवर लैंग्वेज। The variable x is called the independent variable of f and the variable y is called the dependent variable of f. For now onward we shall only consider the function in which the variables are real numbers and we say that function f is a real valued function of real numbers. Okay जी, ये हमारे पास x वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट है, यानी x की वैल्यू किसी पर डिपेंड नहीं करती, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन y की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है x पर, कि x अगर 1 है तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, x अगर 2 है तो y की वैल्यू अगेन चेंज हो जाएगी हमारे पास, यानी x की चेंजिंग के साथ y चेंज हो रहा है। तो इसलिए y जो है वो डिपेंड हो रहा है x पे, इसलिए y को कहा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल और x को कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और रियल वैल्यूड फंक्शन हमारे पास वो फंक्शन है जिसमें रिज़ल्ट जो है वो रियल नंबर्स आए हमारे पास, यानी x की वैल्यू हम पुट करें रियल और ऑपरेट होने के बाद, यानी फंक्शन ऑपरेट होने के बाद जो हमें y का रिज़ल्ट दे वो भी हमारे पास रियल नंबर आए, तो ये हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे। जैसे ये देखें, मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू हो
एक्स स्क्वायर माइनस वन, मैं वैल्यू पुट करूँ x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये क्या मैंने x इंडिपेंडेंट है तो x की कोई सी भी वैल्यू चेंज होकर आ सकती है। ये अब ये आ गया मेरे पास ज़ीरो स्क्वायर माइनस वन, आंसर आ गया मेरे पास माइनस वन। तो ये देखिए मेरे पास मैंने एक रियल नंबर इनपुट किया और आउटपुट मुझे मिला माइनस वन, वो भी एक रियल नंबर है। तो ऐसे फंक्शंस हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे। रियल के अपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? इमेजिनरी, राइट। चलें जी, अब थोड़ी सी हम इसकी डेफिनेशन की टाइप्स पढ़ते हैं कि फंक्शन हमारे पास किस किस टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप है हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? अ फंक्शन एफ ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स माइनस वन। देखें एक्स की पावर्स जो हैं वो डिक्रीज़ होती जा रही हैं, तो डिक्रीज़ को साथ में बैलेंस करने के लिए कांस्टेंट सेम नोटेशन या नंबर हमने यूज़ कर लिया। ये अप टू सॉन ए नॉट, यानी एक्स की सबसे हाईएस्ट पावर है एन, फिर एक कम नंबर हो गया, फिर एक और कम हो गया, फिर ऐसा ऐसा कम होते होते एक्स की पावर यहाँ पर ज़ीरो आ गई हमारे पास। ये क्या है? हमारे पास पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में हमारे पास तमाम के तमाम ये जो कोफिशिएंट्स हम लेते हैं ये हमारे पास रियल वैल्यूड होते हैं, ये रियल नंबर्स होते हैं। और ये पॉलिनोमियल क्या है? हमारे पास एक्स वेरिएबल है। पी ऑफ एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल वेयर द कोफिशिएंट्स ए एन एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू सो ऑन ए नॉट आर रियल नंबर्स एंड द एक्सपोनेंट्स यानी पावर्स, एक्सपोनेंट्स पावर यानी ये जो एक्स की पावर्स आ रही हैं एन एन माइनस वन एन माइनस टू स्क्वायर वन और यहाँ पर ज़ीरो, ये तमाम क्या है? आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी ये नेगेटिव नहीं हो सकती। ज़ीरो तो हो सकती हैं लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। इज़ कॉल्ड अ पॉलिनोमियल फंक्शन। यहाँ तक ये आपने डेफिनेशन जो है वो लर्न करनी है। ओके, अब थोड़ी सी इसको ज़रा मज़ीद अंडरस्टैंडिंग वो करवा दूँ आपको मैं। द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ पी ऑफ एक्स आर इन जनरल सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, कि ये भी हमारे पास रियल नंबर्स के सबसेट्स होते हैं। इफ़ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी जो हमारे पास हायर पावर आ रही है ए एन, इसको कंसिडर कर लें जो कि हमारे पास क्वेश्चन में भी इसी पॉलिनोमियल में भी गिवन है। ए एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन पी ऑफ एन इज़ कॉल्ड अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री एन, यानी जो हमारी हाईएस्ट पावर होगी एक्स की हम उसी को डिग्री कंसीडर करेंगे अपनी पॉलिनोमियल की। और उसी पॉलिनोमियल का जो कोफिशिएंट होगा, जैसे हमारे पास हमारी हायर डिग्री जो है एन है, एक्स एन लीडिंग हमारे पास वेरिएबल है, उसका कोफिशिएंट आता है ए एन। तो ए एन को हम क्या कहेंगे? इज़ द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पी ऑफ एक्स, यानी हायर डिग्री वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो लीडिंग कोफिशिएंट होगा। अब नीचे एग्जांपल में देखें, P of x is equal to 2x has power 4 minus 3x cube plus 2x minus 1 is a polynomial of degree 4। डिग्री 4 कैसे? हमने कहा कि इसकी हायर जो पावर आ रही है x की वो 4 है और जो इसका कोफिशिएंट अब आ रहा है 2, वो क्या बनेगा? हमारा लीडिंग कोफिशिएंट। सो 2 इज़ द लीडिंग कोफिशिएंट। थोड़ी सी इसकी भी एक्सप्लेनेशन देती हूँ। ये देखिए, अगर मेरे पास पॉलिनोमियल इस तरह से कुछ भी लिखी हुई है 3x³ प्लस 2x माइनस वन, ज़रूरी नहीं क्यूब के बाद x² भी आए, कोई टर्म मिस भी हो सकती है। ओके जी, अब यहाँ पे देखें इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास क्या है? डिग्री है हमारे पास 3 और लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास क्या है? वो भी ये वाला 3 आ रहा है लीडिंग कोफिशिएंट।
ओके, अब नेक्स्ट एक एग्जांपल है मेरे पास ये p ऑफ x इज इक्वल टू a2 x क्यूब माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे आर्बिट्ररी जो ये कांस्टेंट मैंने लिया है a नॉट, अगर a नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हमारी पॉलिनोमियल रिड्यूस हो जाएगी इन वैल्यूज़ तक, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, यानी ये बन जाएगी हमारे पास ऑफ डिग्री 2 विद लीडिंग कोफिशिएंट -2। लेकिन अगर हमारे पास a2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर हमारे पास हमारा a2 नॉट इक्वल टू 0 हो, a2 नॉट इक्वल टू 0, तो हमारी पॉलिनोमियल क्या बनेगी, a2 x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। तो अब यहाँ पर हमारी इस पॉलिनोमियल में डिग्री हमारे पास अवेलेबल है 3 और इस डिग्री का कॉफिशेंट a2 है और a2 हमारे पास बनेगा हमारा लीडिंग कॉफिशेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास लीनियर फंक्शन। इफ़ द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ 1, यानी जो हायर पावर हमारे पास वेरिएबल x की अवेलेबल हो वो 1 हो, तो हमारे पास ये इक्वेशन या ये फंक्शन चेंज हो जाएगा लीनियर फंक्शन में। देन इट इज़ कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। अ लीनियर फंक्शन इज़ ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस बी। यहाँ पर देखें, अब जो x की पावर आ रही है हमारे पास हाईएस्ट, वो आ रही है 1, तो हम इस x की पावर 1 को ही कंसिडर करते हैं इस पूरी क्वेश्चन के लिए कि ये हमारे पास है रियल लीनियर फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4। देखें, x की हायर पावर हमारे पास फंक्शन में 1 है और y इज़ इक्वल टू 3x प्लस 4 इज़ अ लीनियर फंक्शन। इट्स डोमेन एंड रेंज आर दी सेट ऑफ रियल नंबर्स, कि ये हमारे पास रियल नंबर्स को यूज़ करते हुए एक लीनियर फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाती है। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी फंक्शन फॉर एनी सेट x, अ फंक्शन i फ्रॉम x टू x। i, ये आइडेंटिटी फंक्शन को हम हमेशा i से शो करते हैं, i फ्रॉम x टू x। वैसे तो हमारे पास जब फंक्शन हम बाय डेफिनेशन ऑर्गेनाइज करवा रहे होते हैं तो हमारे पास फ्रॉम x टू y, ये इसकी नोटेशन होती है कैपिटल y, ये सॉरी कैपिटल y आएगा यहाँ पे। ये हमारे पास इस तरह की नोटेशन में आते हैं, फ्रॉम कैपिटल x टू कैपिटल y ये फंक्शन ऑपरेट करता है। लेकिन इन आइडेंटिटी फंक्शन ये हमारे पास फ्रॉम x टू x ही ऑपरेट होता है, यानी जिस तरह का फंक्शन हमने डोमेन में रखना है वही फंक्शन हम रेंज में अप्लाई करते हैं। ऑफ द फॉर्म आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी ये जो फंक्शन डोमेन का है वही ऑपरेट होने के बाद हमारे पास हमारी रेंज में आया है। फॉर ऑल एक्स इज़ द एलिमेंट ऑफ कैपिटल एक्स, ये फॉर ऑल का साइन है, फॉर ऑल एक्स इज़ द एलिमेंट ऑफ कैपिटल एक्स, यानी कैपिटल एक्स के हर एलिमेंट के लिए हम जब भी अपने आइडेंटिटी फंक्शन में ऑपरेट करवाएं कोई भी, तो वो हमारे पास वही डोमेन और रेंज का नंबर हमें दे। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये हमारे पास, जैसे मेरे पास डोमेन में नंबर हो 2, तो आइडेंटिटी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद भी मेरे पास आंसर वही रहे। अगर मेरे पास डोमेन में आंसर हो 4 और इसे मैं आइडेंटिटी फंक्शन के तौर पे अप्लाई करवाऊँ
यानी इसे मैं ऑपरेट करवाऊँ आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक, तो ये मेरे पास वही इमेज देगा जो इसकी डोमेन की वैल्यू होगी, राइट। Its domain and range is the set X itself. In particular, if X is equal to R, आपकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ तक ही है, ठीक है, यहाँ तक है। बाकी इसकी एक्सटेंशन है फॉर फर्दर सेट्स। X is equal to R, then identity of X is equal to X for all X is the element of R is the identity function। यानी अगर X हमारे पास रियल सेट है तो ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा रियल नंबर्स का। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट जैसे अपने नाम से जाहिर है कि ये वो फंक्शन है जो चेंज नहीं होता। लेट एक्स एंड वाई बी सेट्स ऑफ रियल नंबर्स। देखिए आइडेंटिटी फंक्शन में हमने दोनों सेम लिए थे, एक्स दोनों, डोमेन भी और रेंज भी, लेकिन कांस्टेंट फंक्शन में भी चेंजिंग आ गई। लेट एक्स एंड वाई बी सेट्स ऑफ रियल नंबर्स, a function c from x to y defined by, important चीज़ इसकी ये लिखी हुई है, c from x to y defined by c of x is equal to a, यानी c of x है मेरे पास और ये इज इक्वल टू a आएगा। अब मैं डोमेन की यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर लूँ, ये वैल्यू यहाँ से चेंज नहीं होगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो अगर किसी की रेंज में किसी के आउटपुट में डिफरेंस ना आए तो ये फंक्शन हमारे पास हमारे कांस्टेंट फंक्शन होते हैं। फॉर ऑल x इज़ द एलिमेंट ऑफ कैपिटल X एंड a इज़ द एलिमेंट ऑफ कैपिटल Y एंड फिक्स, और ये फिक्स है क्योंकि ये कांस्टेंट है, चेंजेबल नहीं है, इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन। फॉर एग्जांपल अ फंक्शन c फ्रॉम r टू r, ये r टू r भी रख सकते हैं किसी और फंक्शन से, किसी और फंक्शन में भी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं यहाँ पे अगर डिफरेंट हैं तो हर टाइम ये हमारे पास डिफरेंट हो, हम इन्हें सेम भी रख सकते हैं, लेकिन जो ऊपर वाली डेफिनेशन में हमें सेम कहा गया था उसे हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। ओके जी, डिफाइंड बाय c ऑफ x इज इक्वल टू 2 फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ r इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। देखिए x की वैल्यू यहाँ पर कोई भी अप्लाई होगी तो यहाँ पर 2 पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शंस हैं। रैशनल फंक्शन, अ फंक्शन r ऑफ x ऑफ द फॉर्म, ये सारी डेफिनेशन रैशनल नंबर वाली है, लेकिन क्या किया गया क्योंकि फंक्शन की बात है तो नंबर्स की बजाय हमने फंक्शंस को लिया है यहाँ पे। अ फंक्शन r ऑफ x ऑफ द फॉर्म p ऑफ x बाय q ऑफ x, ऊपर भी पॉलिनोमियल है और नीचे भी पॉलिनोमियल है, वेयर बोथ p ऑफ x एंड q ऑफ x आर पॉलिनोमियल फंक्शंस एंड q of x is not equal to 0 is called a rational function। यहाँ तक ये इसकी डेफिनेशन भी कंप्लीट है। द डोमेन ऑफ अ रैशनल फंक्शन r of x is the set of all real numbers x for which q of x not equal to 0, यानी तमाम डोमेन में नंबर्स आएंगे जिसमें इस नंबर में ओवर वाला नंबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी q नहीं होना चाहिए ज़ीरो के इक्वल, और इसके अलावा जितने भी x रियल नंबर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे वो तमाम हमारे पास हमारे इस रैशनल फंक्शन की डोमेन के एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास कौन से होते हैं, साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सिकेंट एक्स, कॉसिकेंट एक्स, और ये हमारे पास इनकी डोमेन और रेंज है। साइन और कॉस की डोमेन एक जैसी होती है और इसी तरह से रेंज भी, क्योंकि साइन हमारे पास हर वैल्यू पे रिज़ल्ट दे देता है, चाहे एक्स की जगह हम कोई भी नंबर भी, कोई रियल नंबर भी पुट कर दें, पॉइंट्स वाला नंबर, तो भी हमें इसका आंसर ज़रूर मिलता है, और वो नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है,
हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट वैल्यू जो होती है साइन एक्स और कॉस एक्स की वो है 1, और लोएस्ट वैल्यू जो होती है वो होती है -1। इसीलिए हमने इसको इसकी रेंज में ऑर्गेनाइज करवा दिया कि y जो है वो -1 से 1 के बिटवीन वाले एलिमेंट्स जो है वो हो सकते हैं। अब इसी तरह देखें tan x और cot x, इन दोनों की रेंज, इन दोनों में हमारे पास इनकी रेंज सेम होती है। tan और cot रेंज हमारे पास सेम है, यानी tan के लिए भी हमारे पास रेंज में 0 टू अप टू सोन तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो आ सकते हैं। ये ना तो लेस वैल्यूज़ के बिटवीन रहता है, बल्कि ये -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हमारे पास कोई से भी नंबर जो हैं वो देता है हमें अपनी इमेज में। और इसकी डोमेन में देखें tan x हमारे पास, tan x किस पर अनडिफाइंड होता है, tan x अनडिफाइंड होता है π/2 पे, π/2 यानी 90 एंगल पे, 90 एंगल पे हमारे पास tan की वैल्यू आती है अनडिफाइंड। तो इसलिए जितने भी 90 के ऑड मल्टीपल्स हैं वो तमाम के तमाम हमने कहा कि हमारी रेंज के लिए हमारी डोमेन में शामिल नहीं होंगे, राइट। ये तमाम के तमाम जो ऑड नंबर्स आ रहे हैं। n इज़ इंटीजर, इंटीजर मीन पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर हो सकता है। और इस तरह से देखें कॉट के लिए हमारी डोमेन में जो नंबर है वो है n पाई। कॉट को किस फॉर्म में लिखा जाता है, कॉज ओवर साइन। तो साइन कब ज़ीरो आता है, जब हमारे पास x की जगह पर ज़ीरो आ जाए, पाई आ जाए, 2 पाई आ जाए, यानी ये नंबर्स आ जाए। n फॉर इंटीजर, यहाँ पे इन जनरल ये देखें n यूज़ की टर्म यहाँ पे, तो ये हमारे पास 0 पाई 2 पाई इन तमाम अप टू सोन बाकी वाले नंबर्स पे भी साइन ज़ीरो होता है। तो ज़ीरो से बचने के लिए हमने अपनी x रिज़ल्ट को कह दिया कि ये हमारे पास इसके इक्वल नहीं होगा। तो ये इसी तरह इस डेफिनेशन को भी आप बना लें कि tan के लिए भी कि x इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। बाकी तमाम के लिए tan x भी हमें रिज़ल्ट देगा और cot x भी। सीकेंट x के लिए भी सेम डेफिनेशन है, 1/cos, ओवर में cos आता है, तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 को हमने यहाँ से स्किप कर दिया। बाकी तमाम नंबर्स हमारे पास हमारी डोमेन में होंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है कॉसिकेंट। कॉसिकेंट में नीचे साइन आता है, तो ये भी कॉट की डेफिनेशन से इसकी डोमेन बनेगी। और ये आ गया हमारे पास हमारी डोमेन का रिज़ल्ट कि ये n पाई की इक्वल नहीं होना चाहिए, इसके अलावा तमाम नंबर्स के इक्वल होना चाहिए। ये नंबर यहाँ से आपने करेक्ट कर लेना है, x नॉट इक्वल टू, राइट। और अब कॉसिकेंट की रेंज भी हमारे पास ये होती है -1 से अप टू सोन -इन्फिनिटी तक, और यहाँ से 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये +1 से पॉजिटिव यानी बिटवीन वाले नंबर्स यहाँ इंक्लूड नहीं होंगे, और साइड्स वाले तमाम के तमाम नंबर्स इंक्लूड होंगे हमारी रेंज में ऑफ कॉसिकेंट। नेक्स्ट हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम क्या करते हैं, y इज़ इक्वल टू साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, ये सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। इसी तरह कॉट इन्वर्स भी आएगा, कॉसिकेंट इन्वर्स भी आ सकता है, सीकेंट इन्वर्स भी आ सकता है। जिसकी डोमेन रेंज फाइंड करनी हो तो हमारे पास ये डेफिनेशन है उसकी। कि x जो है वो लोअर टू हाईएस्ट कितने नंबर ऑर्गेनाइज कर सकती है, ये वाला नंबर, राइट। और इसको देखते हुए -1 कब आता है, जब एंगल हो -π/2। 1 कब आता है, जब एंगल हो π/2 हमारे पास। सिमिलरली फॉर कॉज लोअर टू हायर हमारे पास ये x की वैल्यूज़ हमने सेट कर ली, और फिर हमारे पास ये y का डाटा ऑर्गेनाइज हो गया 0 टू π। और टेन इनवर्स के लिए भी हमारे पास x के लिए रिज़ल्ट आ जाएगा। x डोमेन में हमारे पास कंप्लीट नंबर्स आ सकते हैं, कंप्लीट रियल लाइन होती है डोमेन हमारे पास टेन इनवर्स के लिए।
और ये अगर हम यहाँ पे देखें तो माइनस इन्फिनिटी कब आता है, -π/2 पे, और इन्फिनिटी कब आता है, π/2 पे। एक और सिंपल सी बात, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम क्या करते हैं, जो यहाँ की रेंज होती है वो हमारे पास हमारे इन्वर्स फंक्शन की डोमेन होती है, राइट। और फिर डोमेन को देखते हुए हम अपने y के रिजल्ट्स को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मज़ीद भी कोई पॉइंट हो तो वो आप अपने कमेंट में पूछ लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अ फंक्शन इन विच द वेरिएबल अपेयर्स एज एक्सपोनेंट पावर इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में वेरिएबल चला जाएगा तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे। जैसे ये देखें एक्सपोनेंशियल, ये x यहाँ पे y इज इक्वल टू ई ए एक्स पावर में चला गया है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यहाँ पे भी x पावर में चला गया, तो ये भी क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। लोगार्थमिक फंक्शन, जैसे नेम से जाहिर है इसमें लोगार्थम टर्म आएगी तो हम इसे लोगार्थमिक फंक्शन कहेंगे। इफ़ x इज इक्वल टू a हैज़ पावर y, ये आपका वही 9th क्लास वाला कॉन्सेप्ट आ गया। देन y इज इक्वल टू log a x वेयर a इज़ ग्रेटर देन 0, यानी जो ये सब्सक्रिप्शन में हो वो हमारे पास मस्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। इज कॉल्ड लोगार्थमिक फंक्शन ऑफ x। यानी ये दोनों कंडीशन हमारा ए सेटिस्फाई करेगा तो हम उसे कहेंगे कि ये लोगार्थमिक फंक्शन है। और ये log a हमारे पास जो स्मॉल a है वो इसकी सबस्क्रिप्ट में यानी नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे। इफ़ a इज़ इक्वल टू 10, यानी अगर ये बेस हमारे पास 10 आ जाए तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास है कॉमन लोगार्थम। और अगर a इज़ इक्वल टू ई आ जाएगा तो हम log को इस तरह से लिखेंगे, और चाहे तो ऐसे लिखें चाहे तो ऐसे लिखें। 10 बेस वाले को इस तरह से LG में लिखते हैं और ई बेस वाले को इस तरह LN में लिखते हैं, विच इज़ नोन एज नेचुरल लोगार्थम ऑफ x। ज़्यादातर अब आपकी बुक में जो यूज़ होगा वो नेचुरल लोगार्थम यूज़ होगा। हाइपरबोलिक फंक्शन, साइन हाइपर एक्स, ये फार्मूलाज हैं। ये फार्मूलाज आपने याद भी कर लेने हैं, और याद आपने इस तरह से करने हैं कि पहले यहाँ से याद करें और फिर एक नोटबुक लें और उस पर फिर आप ज़ुबानी लिखें कि साइन हाइपर ये है, कॉस हाइपर ये है, टैन हाइपर ये है, ये तमाम फार्मूलाज, राइट। आपको बेसिकली तो ये फार्मूलाज दो याद होने चाहिए, साइन हाइपर और कॉस हाइपर। साइन में देखें सिर्फ नेगेटिव आता है और कॉस में प्लस आता है, बाकी सारी वैल्यूज़ दोनों की सेम ही हैं, चेक कर लें, सेम है ना। ओके जी, अब यहाँ पे इस साइन और कॉस को लेके अगर हम टैन बनाना चाह रहे हैं तो देखें साइन और कॉस को डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा टैन का फंक्शन। अगर हम कॉस को इन्वर्स में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा सीकेंट हाइपर। कॉट के लिए क्या करेंगे, कॉस को साइन से डिवाइड करवा देंगे, और इसी तरह कॉसिकेंट हाइपर बनाना है तो साइन को इन्वर्स में चेंज कर देंगे तो ये हमारे पास कॉसिकेंट हाइपर का रिज़ल्ट भी आ गया। अच्छा, ये अब इंटरेस्टिंग बात इनकी डोमेन और रेंज के बारे में। इट्स डोमेन एंड रेंज आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। डोमेन भी हमारे पास रियल सेट है और रेंज भी जो है वो भी रियल सेट होती है। अदरवाइज हमारे पास रेंज साइन हाइपर की बात हो रही है। साइन की रेंज हमारे पास क्या थी, फ्रॉम -1 to 1, ये हमारे पास उसकी रेंज थी। लेकिन अब हाइपर की बात है तो हाइपर में क्या है, फुल रियल लाइन जो है वो इसकी रेंज में शामिल है। और अब कॉस की बात करें तो इट्स डोमेन is the set of all real numbers and the range is the set of all numbers in the interval from 1 to positive infinity।
तो इनकी डोमेन और रेंज साइन एक्स और कॉज एक्स से चेंज हैं। आपको बेसिकली ये दो अच्छे से याद होनी चाहिए और फार्मूलाज आपको सब के अच्छे से याद होने चाहिए। इन्वर्स हाइपर के फार्मूलाज टोटली डिफरेंट हैं हाइपर वालों से। साइन हाइपर इज इक्वल टू दिस, ये फॉर्मेशन है, ये हम आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में ये वाली फॉर्मेशन जो है ये प्रूफ भी करेंगे कि ये कॉट हाइपर इन्वर्स इसके इक्वल होता है, कॉज इसके इक्वल होता है। ये नेक्स्ट फर्दर हम ये काम अपनी एक्सरसाइजेस में कंप्लीट करेंगे। अभी सिर्फ आप इनको लर्न कर लीजिएगा कि ये वैल्यूज़ इसके इक्वल होती हैं। ज़्यादा मुश्किल में नहीं जाएं तो आप ऐसा करें कि साइन हाइपर इन्वर्स और कॉज हाइपर इन्वर्स का रिजल्ट ज़रूर याद कर लें। नेक्स्ट जब ये टर्म्स हमारी एक्सरसाइजेस में आएंगी तो ऑब्वियसली आपको ये मेमोराइज हो जाएंगी। एक्सप्लिसाइट फंक्शन, if y is easily expressed in terms of the independent variable and y variable, then y is called an explicit function of x। यानी हम easily किसी भी फंक्शन को इस फॉर्म में लिख सकें, x वाले वेरिएबल्स को अलग लिख सकें और y को अलग लिख सकें इस डेफिनेशन से। यानी y एक ही दफ़ा आए और बाकी x वैल्यूज़ को हम अलग रख सकें। तो ये क्या हैं, एक्सप्लिसाइट फंक्शंस। सेपरेट कर सकेंगे, जब भी हम x और y वाली वैल्यूज़ को सेपरेट कर सकेंगे तो वो फंक्शन हमारे पास एक्सप्लिसाइट है। इसके बाद देखें इम्प्लिसाइट फंक्शन, इफ़ x एंड y आर सो मिक्सड अप एंड y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, यानी हम x और y को सेपरेट ना कर सकें, देन y इज़ कॉल्ड एन इम्प्लिसाइट फंक्शन ऑफ x। ये देखिए हमारे पास ये इक्वेशन है, हम इसमें से अगर चेंज करना चाहें, y को अलग करना चाहें तो हम नहीं कर पाएंगे। सिमिलर ये केस भी है। तो ये क्या है, इम्प्लिसाइट फंक्शंस ऑफ x एंड y हैं। सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह से लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो। सिंपल फंक्शन में हम यूज़ करते हैं एफ ऑफ एक्स वाला रिजल्ट, लेकिन इम्प्लिसाइट फंक्शन को लिखने के लिए हम इसको यूं लिखते हैं। राइट, ये सिंपल नोटेशन और ये इम्प्लिसाइट फंक्शन की नोटेशन। इसके बाद है पैरामीट्रिक फंक्शन। समटाइम्स a curve is described by expressing both x and y as function of a third variable t और theta। यानी अगर तीन वेरिएबल एट अ टाइम यूज़ हो रहे हैं और दो वेरिएबल इस थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हों, यानी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल दो हो जाएं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो, तो हम क्या कहते हैं, इक्वेशंस को पैरामेट्रिक फंक्शंस इंट्रोड्यूस करवाएंगे हम। ओके जी, थीटा विच इज़ कॉल्ड पैरामीटर, यानी जो थर्ड वेरिएबल है वो हमारा पैरामीटर होगा। द इक्वेशन ऑफ द टाइप x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी आर कॉल्ड द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द कर्व। और अब ये नीचे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, ये एक्स वाई के लिए ये इक्वेशन, ये भी, और ये चार हमारे पास एग्जांपल्स हैं और इनमें से कोई सी भी आप दो कर लीजिएगा। आर कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शंस विद पैरामीटर टी, इसमें हमारे पास पैरामीटर टी है और इसमें पैरामीटर थीटा है। देखिए अब अगर यहाँ पे हम t इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी t पर डिपेंड है और y की वैल्यू पर भी हमारे पास t पर ही डिपेंड है। इवन फंक्शन, the most important definition, a function f is said to be even if f of minus x is equal to f of x for every number x in the domain of f यानी हम अपने फंक्शन में x की बजाय अगर नेगेटिव x पुट करें तो वो वापस पॉजिटिव x वाले फंक्शन को ही जनरेट करे, तो ये हमारे पास इवन फंक्शन बनेंगे। राइट, कि नीचे हमारे पास एग्जांपल देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर हम इसमें ये नेगेटिव x पुट कर रहे हैं
तो हमारे पास रिज़ल्ट वापस वही एफ ऑफ एक्स वाला आता है। तो लिहाजा ये माइनस एक्स वाला फंक्शन पॉजिटिव एक्स वाले फंक्शन के इक्वल है। सो ये क्या बनाया इन्होंने, इवन फंक्शन। नेक्स्ट एक्सरसाइज में रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को मज़ीद इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ऑड फंक्शन में ये फ़र्क है, अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी ऑड इफ एफ ऑफ नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, यानी नेगेटिव जो है वो एफ ऑफ एक्स के साथ अप्लाई हो जाए, कॉमन आ जाए और फिर हमारा पूरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स बन जाए। नीचे देखें एक्स क्यूब हमारे पास एक वैल्यू है, इसमें माइनस एक्स पुट किया, ये माइनस क्यूब से बाहर आ गया और एक्स क्यूब की जगह पर क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स नेगेटिव साइन एज इट। तो अब ये देखें एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या हुआ, हमारे पास ऑड फंक्शन कंप्लीट हो गया और ये ऑड फंक्शन की डेफिनेशन को इसने कंप्लीट किया। चलें जी, यहाँ तक आपने अच्छे से ये डेफिनेशंस रिकॉल करनी है, याद करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अब हम अपने एक्सरसाइज में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।